जय हिंद। मॉडर्न हिस्ट्री के इससे पिछले सेशन में हमने बात की थी चंपारण सत्याग्रह के बारे में, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक के बारे में और खेड़ा सत्याग्रह के बारे में। आज के सेशन में एक तो हमें पढ़ना है राउलेट एक्ट के बारे में, दूसरा इस राउलेट एक्ट के अगेंस्ट में गांधी जी ने ऑर्गेनाइज किया था सत्याग्रह सभा को। राउलेट एक्ट और सत्याग्रह सभा के बारे में आज अपने को बातचीत करनी है, पढ़ना है। देखो शुरू करते हैं। बैकड्रॉप अपने को पता है कि जब वर्ल्ड वॉर 1 खत्म हुआ तो इंडियंस की और इंडियन पॉलिटिकल लीडर्स की ये एक्सपेक्टेशंस थी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट हमें कुछ कंसेशंस देगी, हमें कुछ पॉलिटिकल गेन्स देगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इनफैक्ट उल्टा हुआ। सरकार ने इंप्लीमेंट करी अपनी पॉलिसी ऑफ कैरेट एंड स्टिक। कैरेट के तहत सरकार लेकर आई मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स को, जिनके बारे में ऑलरेडी अपन ने पढ़ लिया है, और स्टिक के तहत सरकार लेकर आई राउलेट एक्ट को, जिसके बारे में आज अपने को पढ़ना है। और कहानी क्या है? मॉन्टफोर्ड रिफॉर्म्स लाए गए उससे लगभग 6 महीने पहले इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में 2 बिल्स को इंट्रोड्यूस किया गया था। इन 2 बिल्स में से एक बिल को तो ड्रॉप कर दिया गया, मतलब इसका तो कोई डिस्कशन है ही नहीं, लेकिन दूसरे बिल को पास किया गया इन मार्च 1919। दूसरे बिल को मार्च 1919 में पास किया गया और एक्ट बनाया गया। इस एक्ट का नाम था एनार्कियल एंड रिवॉल्यूशनरी क्राइम्स एक्ट। नाम क्या था? एनार्कियल एंड रिवॉल्यूशनरी क्राइम्स एक्ट, जिसको पॉपुलरली बुलाया जाता है राउलेट एक्ट। और ये जो राउलेट एक्ट है ये एक तरीके से डिफेंस ऑफ इंडिया रेगुलेशंस एक्ट 1915 का एक्सटेंशन था। हमें ये पता है कि डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट को क्यों लाया गया था। इसको लाया गया था वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान जो भी रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ हो रही थी, जो भी सेडिशियस एक्टिविटीज़ हो रही थी, उनको कर्व करने के लिए, उनको दबाने के लिए। बट ये जो डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट था ये एक तरीके से टेम्पररी प्रोविजन था, ये वॉर टाइम का प्रोविजन था। इस वॉर टाइम के प्रोविजन को परमानेंट लॉ में कन्वर्ट करने के लिए मार्च 1919 में पास किया गया एनार्कियल एंड रिवॉल्यूशनरी क्राइम्स एक्ट को, जिसको पॉपुलरली बुलाया जाता है राउलेट एक्ट। अच्छा, इसका नाम राउलेट एक्ट कैसे पड़ा? इसकी भी कहानी है। एक कमीशन बनाई गई थी हमारे कंट्री में, जितनी भी रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ हो रही थी, या फिर ये कहें कि जितनी भी सेडिशियस कॉन्स्पिरेसीज हो रही थी, उनको इन्वेस्टिगेट करने के लिए, उनको स्टडी करने के लिए और उनको कैसे कर्व किया जाए उसकी रिकमेंडेशन देने के लिए एक कमीशन को कॉन्स्टिट्यूट किया गया था। इस कमीशन के हेड थे सर सिडनी राउलेट, और वहीं से इस कमीशन का नाम पड़ा राउलेट कमीशन। एक चीज़ और, राउलेट कमीशन को सेडिशन कमेटी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सेडिशन कमेटी, या फिर इसको रिवॉल्यूशनरी कॉन्स्पिरेसी इंक्वायरी कमेटी भी कहा जाता है। रिवॉल्यूशनरी कॉन्स्पिरेसी इंक्वायरी कमेटी या सेडिशन कमेटी, ये दोनों ही किसके नाम है? राउलेट कमीशन के नाम है। राउलेट कमीशन को कॉन्स्टिट्यूट क्यों किया गया? टू इन्वेस्टिगेट सेडिशियस कॉन्स्पिरेसीज ऑफ इंडियन पीपल। और इस राउलेट कमीशन ने ये रिकमेंडेशन दी कि जितने भी ऐसे पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं जिनके ऊपर सेडिशन का शक भी है, उनको डिपोर्ट किया जा सकता है, उनको इम्प्रिजन किया जा सकता है विदाउट ट्रायल फॉर 2 ईयर्स। सोचो कितनी एक्सट्रीम रिकमेंडेशन है कि किसी भी पॉलिटिकल एक्टिविस्ट को 2 साल के लिए जेल में डाला जा सकता है विदाउट ट्रायल, ट्रायल भी नहीं मिलेगा। और ये रिकमेंडेशन राउलेट कमीशन ने इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल को दी, और इसी बेसिस पे इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ने पास किया एनार्कियल एंड रिवॉल्यूशनरी क्राइम्स एक्ट को इन मार्च 1919। अच्छा, जब इस बिल को इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में इंट्रोड्यूस किया गया था तो इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में जितने भी इलेक्टेड इंडियन मेंबर्स थे उन्होंने इस बिल के अगेंस्ट में वोट किया, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ, बिकॉज ये माइनॉरिटी में थे। मेजॉरिटी में थे ऑफिशियल नॉमिनीज़, और इन ऑफिशियल नॉमिनीज़ के सपोर्ट की वजह से ये बिल जो है वो इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में पास हो गया और एक्ट बन गया। जैसे ही बिल एक्ट बना, जितने भी इलेक्टेड इंडियन मेंबर्स थे इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में, उन सब ने रिज़ाइन कर दिया एज प्रोटेस्ट। जैसे मोहम्मद अली जिन्ना ने रिज़ाइन किया, मदन मोहन मालवीय ने रिज़ाइन किया, मज़हर उल हक ने रिज़ाइन किया। सिंपल, जितने भी इलेक्टेड इंडियन मेंबर्स थे इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में, उन सब ने रिज़ाइन कर दिया। और सोचो कितना एक्सट्रीम एक्ट है ये। एक्ट में क्या कहा गया कि किसी भी पॉलिटिकल एक्टिविस्ट को विदाउट जूरी ट्राई किया जा सकता है, विदाउट ट्रायल इम्प्रिजन किया जा सकता है। अगर ट्रीजन का, अगर सेडिशियस एक्टिविटीज़ का सस्पिशन भी है, शक भी है, तो आपको अरेस्ट किया जा सकता है विदाउट वारंट। इतना एक्सट्रीम। इसके लिए बड़ा पॉपुलरली कहा जाता है कि नो वकील, नो अपील, नो दलील, कि ना तो वकील मिलेगा, ना अपील करने का मौका मिलेगा और ना दलील देने का मौका मिलेगा। आपको विदाउट जज, विदाउट ट्रायल और विदाउट वारंट अरेस्ट कर लिया जाएगा, जेल में डाल दिया जाएगा। और जितने भी ऐसे पॉलिटिकल एक्टिविस्ट थे जिनको इस राउलेट एक्ट के तहत
अरेस्ट किया जाएगा, इम्प्रिजन किया जाएगा, उनको ट्राई करने के लिए, उन सस्पेक्ट्स को ट्राई करने के लिए एक 3 हाई कोर्ट के जजेस की स्पेशल सेल बनाई गई। ये जो स्पेशल सेल है, इसके डिसीजन के अगेंस्ट में किसी भी और कोर्ट में अपील नहीं की जा सकती थी। और एक्सट्रीम कितना था कि ये जो स्पेशल सेल है, ये उन एविडेंसेस को भी एक्सेप्ट कर सकती थी जो कि इंडियन एविडेंस एक्ट के तहत एक्सेप्ट नहीं किए जाते थे। मतलब एक तरीके से ये कह रहे हैं कि आपकी कोई सिविल लिबर्टीज नहीं है, आपके कोई राइट्स नहीं है, जब सरकार चाहेगी तब किसी भी पॉलिटिकल एक्टिविस्ट को जेल में डाल देगी विदाउट ट्रायल। ना वकील मिलेगा, ना अपील करने का मौका मिलेगा, ना दलील देने का मौका मिलेगा। इतना एक्सट्रीम स्टेप लिया, इतना एक्सट्रीम एक्ट पास किया सरकार ने। इंडियंस एक्सपेक्ट कर रहे थे कि भैया हमें तो रिवॉर्ड मिलेगा, हमने तो मदद करी है सरकार की वॉर में, लेकिन सरकार लेकर आई एक तो कैरेट के तहत मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड रिफॉर्म्स को, जिनका इसको बेहद लिमिटेड था, अपन ने पढ़ा हुआ है, और दूसरी तरफ बड़ा ही एक्सट्रीम राउलेट एक्ट लाया गया। गांधी जी या उस टाइम के जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स थे वो शॉक में थे। उनको लगा कि यार सरकार ये कर क्या रही है, और गांधी जी ने इस एक्ट को बुलाया ब्लैक एक्ट। क्या बुलाया? ब्लैक एक्ट। और गांधी जी ने बोला कि हम ऑल इंडिया लेवल पे एक मास प्रोटेस्ट करेंगे। गांधी जी ने जैसे ही कॉल दिया, ऑल इंडिया लेवल पे मास प्रोटेस्ट की शुरुआत हो गई। लेकिन इस मास प्रोटेस्ट को सरकार ने बड़ा रूथलेसली सप्रेस किया, लोगों को जेल में डालने की शुरुआत करी, लोगों को मारने पीटने की शुरुआत करी। और गांधी जी को बड़ा जल्दी ये रियलाइज़ हो गया कि नहीं, मास प्रोटेस्ट काम नहीं करेगा। गांधी जी को ये रियलाइज़ हुआ कि एक प्रॉपर हमें सभा, एक प्रॉपर हमें सत्याग्रह ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा, और इसको गांधी जी ने नाम दिया सत्याग्रह सभा। गांधी जी ने सत्याग्रह सभा को ऑर्गेनाइज करने की शुरुआत करी। और इस सत्याग्रह सभा में क्या क्या किया जाएगा? एक तो नेशन वाइड हड़ताल की जाएगी, दुकानें वुकानें जो भी हैं उन सबको बंद किया जाएगा, स्ट्राइक की जाएगी। इस नेशन वाइड हड़ताल के साथ साथ लोग फास्टिंग करेंगे, प्रेयर करेंगे। सिविल डिसोबीडियंस किया जाएगा अगेंस्ट स्पेसिफिक लॉज। कुछ स्पेसिफिक लॉज को फॉलो करने से, ओबे करने से मना कर दिया जाएगा, उनका सिविल डिसोबीडियंस किया जाएगा। लोग अपनी अरेस्ट देंगे, लोग खुद को जेल में भेजेंगे, बोलेंगे चलो साहब हमें अरेस्ट कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। गांधी जी ने सत्याग्रह सभा को ऑर्गेनाइज किया, ये सारी चीज़ें करने के लिए बोला गया। और ये वो टाइम है जब जो मासेज हैं वो एकदम ऑर्गेनाइज्ड हैं, वो तैयार हैं लड़ाई के लिए। बिकॉज ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बाल गंगाधर तिलक साहब, महात्मा गांधी जी, वो सब काम में लगे हुए थे इन मासेस को ऑर्गेनाइज करने के लिए। तो अब सिचुएशन भी बेटर है, बिकॉज मासेस के पास में एक डायरेक्शन है। अब उनको पता है कि उनको कैसे एक्ट करना है, बिकॉज उनको एग्जैक्टली बता दिया गया कि कैसे एक्ट करना है। अब जो पीजेंट्स हैं, जो आर्टिसंस हैं, जो अर्बन पुअर हैं, वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। कल तक जिनका इंपॉर्टेंट रोल नहीं था, अब वो बेहद इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। इसके अलावा हमारा जो नेशनल मूवमेंट है वो अब से ट्रू सेंस में मासेस की तरफ टर्न करेगा परमानेंटली। और ये डिसाइड किया गया कि ये जो सत्याग्रह सभा है इसको लॉन्च किया जाएगा अप्रैल 6, 1919 में। कब लॉन्च किया जाएगा? अप्रैल 6, 1919 में। लेकिन ये सत्याग्रह सभा लॉन्च होती है उससे पहले ही लार्ज स्केल वायलेंस देखने को मिला, एंटी ब्रिटिश डिमॉन्स्ट्रेशंस देखने को मिली कैलकाटा में, बॉम्बे में, दिल्ली में, अहमदाबाद में। लेकिन जो प्राइम सेंटर था वो था पंजाब। ये थोड़ी सी गड़बड़ है। गांधी जी हमेशा नॉन वायलेंस को सपोर्ट करते थे, और गांधी जी जब ये पूरा हो जाएगा सत्याग्रह सभा के बाद में, अल्टीमेटली जब जलियांवाला बाग मैसेकर हो जाएगा, तो गांधी जी इसको बोलेंगे हिमालयन ब्लंडर। गांधी जी खुद ही बोलेंगे कि ये मेरे से हिमालय के बराबर की गलती हो गई है। गांधी जी खुद से बोलेंगे कि अभी तक ये जो इंडियन सोसाइटी है वो नॉन वायलेंस के प्रिंसिपल को समझी नहीं है। बट उसके बारे में अपन पढ़ेंगे। सत्याग्रह सभा को लॉन्च किया जाना था कब? अप्रैल 6, 1919 को। लेकिन उससे पहले ही लार्ज स्केल वायलेंस देखने को मिला, एंटी ब्रिटिश डिमॉन्स्ट्रेशंस देखने को मिले, और ये जो स्पेशली पंजाब में इसका जो सिचुएशन है वो बहुत ज़्यादा एक्सप्लोजिव देखने को मिला। इतनी एक्सप्लोजिव हो गई पंजाब में सिचुएशन कि आर्मी को बुलाया गया। अप्रैल 1919 में सबसे बड़ा एंटी ब्रिटिश अपराइजिंग देखने को मिला सिंस 1857। 1857 के रिवोल्ट के बाद अगर कोई सबसे बड़ा और सबसे वायलेंट अपराइजिंग देखने को मिला ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में, तो वो देखने को मिला अप्रैल 1919 में। पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर जिनका नाम था माइकल ओ डायर। अच्छा, ये जो माइकल ओ डायर हैं ये जनरल डायर से अलग हैं। वो जनरल डायर जो कि जलियांवाला बाग मैसेकर को इम्प्लीमेंट करेंगे, उनसे अलग आदमी है ये माइकल ओ डायर। इस माइकल ओ डायर ने पंजाब में जितने भी वायलेंट प्रोटेस्ट हो रहे थे उनको कर्व करने के लिए, ख़त्म करने के लिए एयरक्राफ्ट स्ट्राफिंग का यूज़ किया। एयरक्राफ्ट स्ट्राफिंग मतलब एक तरीके से लो लेवल के ड्रोन्स कह लो या लो लेवल के जो फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स होते हैं
उनके थ्रू प्रोटेस्टर्स को अटैक किया जाता है ताकि उनको डिस्पर्स किया जा सके, ताकि उनको भगाया जा सके। तो एयरक्राफ्ट स्ट्राफिंग का यूज़ किया गया बाय माइकल ओ डायर पंजाब में वायलेंट प्रोटेस्टर्स को कर्व करने के लिए, उनको डिस्पर्स करने के लिए, उनको भगाने के लिए। लेकिन अल्टीमेटली ये जो वायलेंट प्रोटेस्ट हैं दे विल लीड टू जलियांवाला बाग मैसेकर ऑन अप्रैल 13, 1919। द हीनियस, सबसे वाहियात क्राइम जो ब्रिटिशर्स करके गए उनमें से एक सबसे एक्सट्रीम है जलियांवाला बाग मैसेकर, जिसमें लिटरली लोगों को खड़ा करके गोलियां मारी जाएंगी। अपन इसके बारे में पढ़ेंगे अगले सेशन में। फिलहाल के लिए इतनी बातचीत अपनी काफ़ी है। अपने को ये समझ में आ गया है कि एक तो मासेस के पार्टिसिपेशन की शुरुआत हो गई है, दूसरा गांधी जी ट्रू सेंस में पॉलिटिक्स में एक्टिव हो गए हैं, तीसरा ये भी अपने को समझ में आ रहा है कि अभी जो गांधी जी के प्रिंसिपल्स हैं नॉन वायलेंस के, उसके लिए सोसाइटी पूरी तरीके से तैयार नहीं है। आगे जो कुछ भी होगा उसको अपन पढ़ेंगे। यहाँ तक कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लेना। रिवीजन जैसा इसमें कुछ है नहीं, बहुत सिंपल सी बातें। अगर एक बार फिर से देखें तो बेसिकली आपको एक एक्ट याद रखना है। एक्ट का नाम क्या है? एनार्कियल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम्स एक्ट, जिसको पॉपुलरली बुलाया जाता है रॉलेट एक्ट। इसको पास किया गया था मार्च 1919 में, और ये एक तरीके से डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट का एक्सटेंशन था। कमीशन बनाई गई थी, रॉलेट कमीशन, जिसके हेड थे सर सिडनी रॉलेट। और इस एक्ट के थ्रू बोला गया नो वकील, नो अपील, नो दलील, कि ना वकील मिलेगा, ना अपील करने का मौका मिलेगा, ना दलील देने का मौका मिलेगा, और आपको जेल में डाल दिया जाएगा विदाउट ट्रायल फॉर अ पीरियड ऑफ 2 ईयर्स। इसको बोलते हैं बेसिकली रॉलेट एक्ट। इसके अगेंस्ट में हमारे इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में जितने भी इलेक्टेड इंडियन मेंबर्स थे उन सब ने रिजाइन किया था, और इसी के अगेंस्ट में गांधी जी ने सत्याग्रह सभा को ऑर्गेनाइज किया था। डिसाइड ये किया था कि अप्रैल 6, 1919 को सत्याग्रह सभा को लॉन्च किया जाएगा, लेकिन उससे पहले ही वायलेंस हो गया। इनफैक्ट पंजाब में सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा एक्सप्लोसिव थी। पंजाब में प्रोटेस्टर्स को डिफ्यूज़ करने के लिए माइकल ओ डायर, जो कि पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, उन्होंने एयरक्राफ्ट स्ट्राफिंग तक को यूज़ किया। लेकिन अल्टीमेटली यही जो ऑल्टरकेशन है, यही जो कॉन्फ्लिक्ट है अथॉरिटीज़ और लोगों के बीच में, इट विल लीड टू जलियांवाला बाग मैसेकर ऑन अप्रैल 13, 1919। इसके बारे में अपन पढ़ेंगे। कोई डाउट हो कमेंट करके पूछ लेना। थैंक यू वेरी मच।